अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सदफ मुश्ताक है। मैं एज़ ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट अल खालिक हॉस्पिटल मुल्तान में प्रैक्टिस करती हूँ। आई एम अ गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिशनर। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे वो है हाउ टू प्रिवेंट वुंड इन्फेक्शन आफ्टर एनी सर्जरी। आजकल वेदर जो है उसके अंदर एक्सट्रीम मॉइस्चर मौजूद है। बिकॉज ऑफ दिस आफ्टर द सर्जरी ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनके वूंड से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज, पस, सिक्रीशंस ऐसी आना शुरू हो जाती हैं। अब कोई आम एक लेमैन किस तरह से अपने वूंड की केयर करे कि उसका जख्म खराब ना हो, इस बारे में हम आपसे आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये बात कि जो पेशेंट्स इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जैसे कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, या किसी भी ऐसी डिजीज जो कि प्रोलॉन्ग बहुत टाइम से चल रही है, उसके लिए मेडिकेशंस ले रहे हैं, उन पेशेंट्स के जख्म होने की खराब होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि वो आफ्टर द सर्जरी अपनी क्रॉनिक डिजीज को कंट्रोल में रखें। अगर उनकी शुगर है तो वो शुगर कंट्रोल लेवल पर रहनी चाहिए, शुगर का लेवल रेज नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो पेशेंट्स आते हैं जो कि सिजेरियन सेक्शन के जरिए बेबी डिलीवर करते हैं। उनके बच्चे सर्जरी के थ्रू पैदा होते हैं और उसके बाद उन्हें वूंड की केयर के अकॉर्डिंग एडवाइस चाहिए होती है। वैसे तो एक जनरल एडवाइस हर गायनेकोलॉजिस्ट और हर सर्जन जो है वो अपने पेशेंट को सर्जरी के हवाले से जरूर देता है कि उसे ये चीज करनी है और ये नहीं करनी है, बट स्टिल पेशेंट को अपने तौर पर कुछ चीजें जरूर पता होना चाहिए आफ्टर द ऑपरेशन। जो पेशेंट्स इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं उनमें सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स नहीं आते, वो मरीज भी आते हैं जो कि प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त और आफ्टर द प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी के वो 40 डेज जो कि बच्चा पैदा होने के बाद पोस्टपार्टम पीरियड कहलाता है, उसमें भी एक औरत की जनरल हेल्थ और उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। इसलिए वो खवातीन जो प्रेगनेंसी में खून की कमी का शिकार होती हैं, तो डिलीवरी के बाद उनके जख्म खराब होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और वो ये शरह इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एक तो उनके अंदर खून की कमी होती है और दूसरा ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसे लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि वो अपनी HB लेवल को नॉर्मल रखें और प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, और इसके अलावा हाइड्रेशन स्टेटस को इम्प्रूव करें। अपनी डाइट में चेंजेस करना बेहद जरूरी है आफ्टर एनी सर्जरी, क्योंकि अगर आपकी प्रोटीन डाइट कम है तो वूंड हीलिंग में प्रॉब्लम्स होंगी। और दूसरी अहम बात जो किसी भी सर्जरी के बाद एक इफेक्टिव वूंड हीलिंग में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पेशेंट जो है उसका जख्म की केयर उसने कैसे करनी है। बहुत ज्यादा पेशेंट्स इन कंप्लेंट के साथ आते हैं कि जी जख्म खराब हो गया और हम उसको साफ भी कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि वो जख्म को साफ किस तरह कर रहे हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक तो ये जरूरी है कि जब भी आप अपना वूंड क्लीन करें, अपने हैंड्स को प्रॉपर अच्छे तरीके से वॉश करें, ड्राई करें, उसके बाद जख्म को हाथ लगाएं। ऐसे ही आपने जख्म को हाथ नहीं लगाना, और अगर आपने अपने हाथों को वॉश नहीं किया हुआ तो फिर आप ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइडियली तो पेशेंट को डेली ड्रेसिंग करनी चाहिए, लेकिन चूंकि वेदर एक्सट्रीम्स हैं हमारी कंट्री में और अफोर्डेबिलिटी का इशू बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए ड्रेसिंग का जो एक रेडी टू वेयर ड्रेसिंग अवेलेबल होती है वो इस्तेमाल करना पेशेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इस सिनेरियो में ये है कि आप अपने हाथों को वॉश करें और उसके बाद ड्राई करने के बाद जख्म को पायोडीन से सुबह भी शाम भी क्लीन करें। पायोडीन या स्पिरिट या कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो आपके पास अवेलेबल है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि आप डेली ड्रेसिंग भी कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड करते हैं तो, पर उस ड्रेसिंग की जो इनर साइड है उसको आपने टच नहीं करना। बहुत सारे पेशेंट्स को देखा गया है कि जब वो ड्रेसिंग चेंज कर रहे होते हैं तो वो उसकी रैप पैकिंग को रिमूव करने के बाद इनर साइड को टच कर देते हैं। वो सारी जो स्टेराइल पैकिंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वुंड इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी चीज ये कि जख्म को क्लीन करना है और डेली शॉवर लेना है। बहुत सारे पेशेंट्स ये समझते हैं कि शायद सर्जरी के बाद या सिजेरियन के बाद अगर हम नहाएंगे तो जख्म खराब हो जाएगा, उसके अंदर पानी चला जाएगा,
ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अपनी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करना आपके ज़ख्म को ठीक करने के लिए बेहद ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ आपकी डाइट है, और जिसमें मैंने जैसे पहले बताया कि एग व्हाइट, प्रोटीन डाइट में मीट आ जाता है, व्हाइट मीट है, रेड मीट है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा रखिए। डेली का 12 टू 14 ग्लास ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। और इसके बाद जो चौथी चीज आती है वो है आपका एंटीबायोटिक कवर। अब एंटीबायोटिक्स बेहद जरूरी इसलिए हैं क्योंकि एक लेवल है जिसके ऊपर हमने एंटीमाइक्रोबियल कवरेज को बॉडी में मेंटेन रखना है। अगर वो लेवल मेंटेन नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज्यादा होगी और वुंड खराब हो जाएगा। पेशेंट्स ये करते हैं कि किसी न किसी डोज को या किसी न किसी इंजेक्टेबल्स को स्किप कर देते हैं। इसकी वजह से भी जख्म खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस डोज में आपके डॉक्टर ने आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की है कि आपने 7 डेज तक इस इंजेक्शन को यूज करना है या इस टैबलेट को यूज करना है, तो काइंडली उसकी एडवाइस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और मोबिलाइजेशन बेहतर रखें। चलते फिरते रहें, बेड रिडन पेशेंट्स के वूंड खराब हो जाते हैं। अब वो कौन सी अलामात हैं जिनकी बुनियाद पर आपने फौरी तौर पर अपने जख्म को देखकर फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है? उनमें सबसे पहली बात आती है फीवर। पेशेंट को बुखार हो रहा है, उसके जख्म पर स्वेलिंग है, सोजिश हो गई है, रेडनेस, सूखी आना शुरू हो गई है, या कुछ पसी या वाटरी डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो गया है। अगर इस तरह की अलामात आपके जख्म से आ रही हैं तो फौरी तौर पर आप अपने सर्जन से कंसल्ट करें और जख्म के लिए फॉलोअप पर जरूर जाएं। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। इसको अर्ली वूंड हीलिंग की स्ट्रेटेजी के लिए प्लीज जरूर फॉलो करें और एडवाइजेस को फॉलो करें अपने डॉक्टर की, ताकि वूंड इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से बचा जा सके। थैंक यू वेरी मच।